Very good morning, students. Welcome to this secretarial practice lecture. If you remember, last to last lecture we had started with chapter number 3. In this chapter number 3, I told you that a secretary plays a very important role in the working of joint stock company. कैपिटल फॉर्मेशन में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। और इस थर्ड चैप्टर में जो लार्ज कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, उस शेयर्स इशू करने के ऊपर हम बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, इफ यू रिमेंबर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो है इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि थोड़ा बहुत आपने कहीं से सुना होगा कि बोर्ड ने पोर्शन को थोड़ा रिड्यूस किया है, यानी whatever दिस बुक कंटेन्स, अब इसमें फुल सिलेबस नहीं होगा, आपको कुछ टॉपिक्स इसमें रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। अब हमने तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरा किया है सर, तो रिडक्शन का क्या, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस बात को ध्यान से सुनना कि फर्स्ट चैप्टर में क्या ओमिटेड है। वेल, अगर हम फर्स्ट चैप्टर के ओमिशन की बात करें तो पेज नंबर 7 पे कैपिटल स्ट्रक्चर और पेज नंबर 8 पर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है। दैट इज चैप्टर नंबर 1। कैपिटल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स हटा दिए गए हैं। इसके बाद में अगर हम सेकंड चैप्टर पर आए, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये चैप्टर भी हमने फिनिश कर दिया। इसमें क्या रिमूव किया गया है या क्या हटा दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑन पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 आपको रिटेन्ड अर्निंग्स और उसके डिटर्मिनेंट्स इतना कट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। पेज नंबर 22 के बाद आप आ जाएंगे ऑन पेज नंबर 28। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओमिट किया गया है, ट्रेड क्रेडिट ओमिट किया गया है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक अप टू एंड ऑफ द चैप्टर ओमिट है इन चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 जो हम कर रहे हैं, and that is chapter number 3 issue of shares, स्टार्ट होता है पेज नंबर 39 से। इस चैप्टर नंबर 3 में इशू ऑफ शेयर्स में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है, जिसके लिए उसको अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, उसके बाद में फोरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसके बाद पेज नंबर 40 पर देखो, अगर लास्ट टू लास्ट लेक्चर आपको ध्यान में होगा तो हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया था, जिसमें मैंने बोर्ड के ऊपर ये ट्री डायग्राम बनाया था और आपको सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन किए थे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कट हो गया है, ओमिट कर दिया है पेज नंबर 40, 41 एंड पेज नंबर 42 तक। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स हमने डिस्कस किया था। इस इशू ऑफ शेयर्स और मेथड्स लास्ट वीक अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था
विथ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पेज नंबर 48 पर मिलेगा। कहां मिलेगा? इट विल बी ऑन पेज 48। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी लार्ज कैपिटल कलेक्ट करती है। इस लार्ज कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है, और शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को करना पड़ता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं? मैंने आपसे कहा था कि कंपनी जब शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है उन लोगों के बीच में जो शेयर्स लेना चाहते हैं, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स या गिविंग द शेयर्स टू दोज who have applied for the shares। जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनके बीच में जब हम शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देन इट इज नोन एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इस मीनिंग को हम एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक ऑफर है जो इन्वेस्टर करता है कंपनी को कि भाई मैं शेयर्स लेना चाहता हूं। कंपनी जब उसके शेयर्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके ऑफर को स्वीकार कर लेती है और शेयर्स देती है, तो दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हमने कंडीशंस या प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट भी डिस्कस किया था। ये कंडीशंस या प्रोविजंस जो है दे आर ऑन पेज 49 एंड पेज नंबर 50। वहां से आप देख लेंगे, मैंने आपको कुछ कंडीशंस करवाई थे और मैंने जाते जाते लास्ट लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस का रिडक्शन आया है उस सिलेबस के रिडक्शन के मुताबिक इसको कट कर दिया गया है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को ओमिट कर दिया गया है। ये आपको कहां मिलेगा? वेयर यू विल गेट इट? प्रोसीजर जो है इट इज ऑन पेज नंबर 51। ये ओमिट कर दिया गया है आपके सिलेबस में, तो अब इसको करने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। आप अलॉटमेंट का मीनिंग और उसके कंडीशंस ध्यान में रखेंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आ सकता है। अब इसके बाद में आपको पेज नंबर 52 पर मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। ये कहां पर है? इट इज ऑन पेज नंबर 52। शेयर सर्टिफिकेट। सी, जो लोग कंपनी में शेयर्स अप्लाई करते हैं और कंपनी उन्हें शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, यानी कि कंपनी उन्हें शेयर्स देती है, उन लोगों को शेयर होल्डर कहते हैं। अब शेयर होल्डर जैसा हम मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई शेयर होल्डर कौन है? सर, शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर या ओनर होता है। सबूत क्या है इस बात का कि शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है या पार्ट ओनर है? तो सबूत के तौर पर कंपनी उसको देती है शेयर सर्टिफिकेट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कॉलेज में जाते हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। यू आर स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास क्या सबूत है? सर, मेरे पास कॉलेज का आई कार्ड है, उस आई कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, उस आई कार्ड के ऊपर मेरा फोटो लगा हुआ है और कॉलेज का स्टैंप प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ में है। सिमिलरली जो लोग कंपनी में शेयर खरीद करके कंपनी को कैपिटल का पैसा देते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है। सबूत के तौर पर कंपनी उसे देती है शेयर सर्टिफिकेट। क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइटल टू शेयर्स
रजिस्टर्ड क्यों कहते हैं? रजिस्टर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पर नाम लिखा हो उसे हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द नेम ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का नाम लिखा है। जैसे आपके आई कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, वैसे शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है। जिस डॉक्यूमेंट पर नाम नहीं होता है, जिस डॉक्यूमेंट पर नाम नहीं होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बेरर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये देख, इधर साइड में लिख देता हूं मैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, विच कंटेन्स द नेम। और जिस डॉक्यूमेंट पर नाम नहीं होता है उस डॉक्यूमेंट को बेरर डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो बेरर डॉक्यूमेंट मींस नो नेम। बेरर डॉक्यूमेंट का मतलब नो नेम, उस पर नाम लिखा हुआ नहीं। अब क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर लिखा हुआ है सुरेश शर्मा, बराबर है। अब क्योंकि शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, दैट इज राइट, इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। किसकी ओनरशिप? शेयर्स की ओनरशिप। सो शेयर सर्टिफिकेट क्या है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स, यानी कि ये शेयर होल्डर के नाम वाला डॉक्यूमेंट है और ये शेयर्स की ओनरशिप के लिए इशू किया गया है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। और ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के रूप में क्या है? ये डॉक्यूमेंट के रूप में सबूत है, यानी कि एविडेंस है। इट इज द एविडेंस, यानी कि सबूत किसका? ओनरशिप का। किस चीज की ओनरशिप का? शेयर्स की ओनरशिप। यानी कि जिसका भी नाम सर्टिफिकेट पर लिखा है वो व्यक्ति कंपनी में शेयर्स का ओनर है, यानी कि शेयर होल्डर है। दैट इज ए शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट जो है, इट इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कंपनी, जैसे आपका कॉलेज का आई कार्ड के ऊपर कॉलेज का स्टैंप लगा हुआ है, आपके आई कार्ड के ऊपर प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, उसी तरीके से ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, इस शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी अपने कॉमन सील के साथ, कॉमन सील क्या है? कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इस कॉमन सील के साथ, ये देखो इधर गोल्ड स्टैंप लगा हुआ है, ये रेवेन्यू स्टैंप है और कॉमन सील लगा हुआ है। सो इट इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी कि अपने सिग्नेचर के साथ कंपनी इस डॉक्यूमेंट को इशू करती है। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में क्या दिया हुआ होता है? व्हाट आर द कंटेंट्स? इस डॉक्यूमेंट में क्या जानकारी दी गई है, इसलिए मैंने ये प्रिपेयर किया है यहां पर आपके लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई एक शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या जानकारी होती है। बेसिकली इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर का नाम, ये देखो इधर आपको मिलेगा सुरेश शर्मा। इसमें शेयर होल्डर, सॉरी, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द मेंबर, यानी कि सुरेश शर्मा, दैट इज शेयर होल्डर। और क्या जानकारी होती है? इसमें कंपनी का नाम होता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज एबीसी कंपनी लिमिटेड। जो भी XYZ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, जो भी कंपनी का नाम होगा, इसमें सबसे ऊपर कंपनी का नाम होता है। और कंपनी के नाम के साथ साथ कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, नाम के ठीक नीचे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या होता है? वेल,
हर डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना एक नंबर होता है। आप बस में टिकट खरीदेंगे ना तो उसमें भी एक सीरियल नंबर होता है, हर करेंसी नोट के ऊपर एक सीरियल नंबर है। शेयर सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर भी नंबर होगा, जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट नंबर कहते हैं। अब जैसे मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट नंबर 76 है, ये डॉक्यूमेंट का नंबर है। ये शेयर कौन सी तारीख को इशू किए गए या शेयर सर्टिफिकेट कौन सी तारीख को इशू किया गया, ये तारीख इधर दी होगी। भी मान लो 1 अगस्त को इशू किया गया है तो यहां पर वो डेट आ जाएगी 1 अगस्त, बराबर है। जो भी तारीख को ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा वो तारीख यहां पर मेंशन हो जाएगी। भाई नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि ये सर्टिफिकेट कितने शेयर्स के लिए, क्योंकि लोग कंपनी में 10 शेयर भी खरीदते हैं, 50 शेयर भी खरीदते हैं, 100 शेयर भी खरीदते हैं। ये डॉक्यूमेंट कितने शेयर्स के लिए दिया है? सामान्य तौर पर कंपनी एक सर्टिफिकेट 10 शेयर के लिए इशू करती है। ये 50 या 100 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। भाई मान लो कंपनी ने ये सर्टिफिकेट 10 शेयर्स के लिए इशू किया गया है तो दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 10। यानी कि ये सर्टिफिकेट कितने शेयर्स के लिए है? 10 शेयर्स के लिए है। अब मैंने जब आपको मीनिंग ऑफ शेयर्स करवाया था तब मैंने आपसे कहा था कि हर शेयर जो कंपनी इशू करती है उसको एक अलग नंबर दिया जाता है जिसको हम डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं। अब कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, मान लो कि आप सुरेश शर्मा हो, आपने कंपनी में 10 शेयर खरीदे हैं, तो आपके ये 10 शेयर कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक के हैं वो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, दैट इज डिस्टिंक्टिव नंबर। भाई सपोज आपके ये जो 10 शेयर हैं 701 से लेकर के 710 तक के हैं। 10 शेयर्स 701 से लेकर के 710 तक, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर होल्डर को हम कंपनी का मेंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का मेंबर है। कंपनी का मेंबर क्यों कहते हैं? कंपनी का मेंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाता है। यानी कि ये जो सुरेश शर्मा नाम है ये कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाएगा। मेंबर्स रजिस्टर में कौन से पेज पर लिखेंगे वो पेज यहां पर मेंशन होगा। देख, रजिस्टर फोलियो नंबर, मेंबर का रजिस्टर और फोलियो नंबर का मतलब है पेज नंबर, कि भाई ये सुरेश शर्मा का नाम मेंबर्स रजिस्टर में S36 पेज नंबर पे लिखा गया। कौन से पेज नंबर पे? S36, दैट इज रजिस्टर फोलियो नंबर। साथ में ये मेंशन करता है कि कौन से टाइप ऑफ शेयर्स के लिए। शेयर सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है कि ये कौन से शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए है या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। सामान्य तौर पर कंपनी ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है तो इस पे दोनों प्रिंटेड रहता है। अब मान लो कंपनी ने ये शेयर इक्विटी के लिए इशू किया है तो प्रेफरेंस को इस तरह से स्ट्राइक आउट कर देगी, और अगर प्रेफरेंस के लिए इशू किया है तो इक्विटी को स्ट्राइक आउट कर देगी। तो कौन से शेयर्स के लिए इशू किया गया है, उन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है। यहां पर फेस वैल्यू मेंशन है 10 रुपया पर शेयर, सो इट मेंशंस द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और आपने इस 10 रुपये में से कंपनी को कितना पैसा, यानी कि सुरेश शर्मा ने इस 10 रुपये में से कंपनी को कितना पैसा दे दिया है। अगर उसने पूरा पैसा दे दिया तो शेयर फुल्ली पेड अप होगा, और अगर पूरा पैसा नहीं दिया है तो शेयर्स पार्टली पेड अप होंगे। भाई हम लोग सपोज मान लेते हैं कि सुरेश शर्मा ने कंपनी को पूरा पैसा दे दिया तो शेयर्स फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि ये पार्टली शब्द को कैंसिल कर दिया जाएगा, सो इट इज फुल्ली पेड अप। नेम ऑफ शेयर होल्डर क्या है? सुरेश शर्मा। सो ये देख, फेस वैल्यू है, शेयर्स की अमाउंट पेड है, फुल्ली पेड अप। कॉमन सील लगा हुआ है, देखिए यहां पर कॉमन सील है, ये रेवेन्यू स्टैंप है। ध्यान रखना कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है,
सबूत है कि जिसका भी नाम लिखा हुआ है वो कंपनी का शेयर होल्डर है। तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कम से कम 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर होती है। देखो ये पहला डायरेक्टर, ये दूसरा डायरेक्टर साइन किया, और साथ में इसमें कंपनी सेक्रेटरी की भी सिग्नेचर होती है, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में। ये देख, ये कंपनी का सेक्रेटरी, जैसे आपके कॉलेज के आई कार्ड के ऊपर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, वैसे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर, एक अथॉराइज्ड सिग्नेटरी के रूप में कंपनी के सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है, रेवेन्यू स्टैंप लगाया जाता है, और कंपनी का कॉमन सील। अब जिस किसी भी डॉक्यूमेंट में रेवेन्यू स्टैंप लगता है ना, उसके ऊपर साइन किया जाता है। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि जहां पर स्टैंप लगाया है उसमें इस हिसाब से साइन किया जाता है कि आधी सिग्नेचर स्टैंप के, जैसे मान लो मैं साइन कर रहा हूं तो मैं इस तरह से साइन करूंगा, आधी सिग्नेचर स्टैंप के ऊपर आएगी और बाकी की आधी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगी। वैसे ही यहाँ पर देख, आधा रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर आया है और बाकी का डॉक्यूमेंट के ऊपर आया है, तो दैट इज कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर। रजिस्टर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम है। डॉक्यूमेंट के रूप में ये एविडेंस या सबूत है किस चीज का? ओनरशिप का। किसकी ओनरशिप का? शेयर्स की ओनरशिप का। कंपनी ने इशू किया है अपने कॉमन सील के साथ। इसमें क्या कुछ दिया हुआ होता है ये यहाँ पर प्रिपेयर इसीलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कौन सी तारीख को इशू किया गया है, रजिस्टर फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि कितने शेयर्स के लिए इशू किया है, उन शेयर्स की संख्या कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक यानी कि डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, कौन से टाइप के शेयर्स के लिए, इक्विटी के लिए है या प्रेफरेंस के लिए है, फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, भाई 10 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, कंपनी जो फेस वैल्यू रखना चाहे वो फेस वैल्यू रख सकती है, कितना अमाउंट पेड है, पूरा पैसा भर दिया है या पूरा पैसा नहीं भरा है, उसके हिसाब से फुल्ली या पार्टली पेड अप होगा। कंपनी का कॉमन सील रेवेन्यू स्टैम्प के साथ, 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर और कंपनी सेक्रेटरी। ध्यान रखें, कंपनी जिस तारीख को शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, जिस तारीख को शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, उस तारीख से 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाने चाहिए। द शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 2 months। सो आपको पेज नंबर 52 मिल जाएगा। ओके, पेज नंबर 52 और पेज नंबर 53। ये 2 months ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इसमें आपको मंथ्स का भी ऑप्शन दे सकते हैं, इसमें आपको डेज का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप 60 डेज याद रखेंगे कि कंपनी ने जिस तारीख को शेयर्स का अलॉटमेंट किया उस तारीख से 2 महीने में ये शेयर सर्टिफिकेट की डिलीवरी हो जानी चाहिए। दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। अब तक का मैंने जो कैंसिलेशंस या ओमिट वगैरह हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और आप सबको जो है एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भले ही लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेजेस नहीं खुली है, क्लासेस भी ऑनलाइन में या घर पर रिकॉर्डिंग में चल रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा किताबें खोल करके पढ़ते रहें तो आप क्या है टच में रहेंगे स्टडीज के।
अदरवाइज अगर हैबिट छूट गई तो फिर बाद में तकलीफ होगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।